गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट अपनी बात चल रही थी सीड टेक्नोलॉजी की, ठीक है ना, जिसके अंदर काफी चीजें अपन ने बात कर ली थी कि बीज क्या होता है, बॉटनिकली क्या होना चाहिए, उसकी परिभाषा में वो अपन ने बहुत अच्छे से बात करी, क्योंकि उसकी परिभाषा पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा अपन ने ध्यान रखा था कि भाई किस किस प्रकार के बीज वर्ग होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस NBFR से ट्रिक से याद रखा था, न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड। कौन सा किसका जनक है, कौन किसकी संतति है, वो भी अपने को ध्यान रखना है। दूसरा अपन ने ध्यान रखा था कि कौन सा बीज भारत में नहीं फॉलो किया जाता है, तो वो है रजिस्टर्ड बीज। उसके अलावा ध्यान रखा था कि अपने को ध्यान रखना था कि किस किस में सर्टिफिकेशन किया जाता है, किस किस में प्रमाणीकरण किया जाता है। तो न्यूक्लियस ब्रीडर को छोड़ के बाकी जितने भी प्रकार के बीज वर्ग हैं आपके, उनके अंदर फाउंडेशन, रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड, इनमें सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है। उसके अलावा अपन ने ये भी बात करी थी कि इनका सीड का जो टैग कलर क्या होता है और सीड टैग कलर की साइज क्या होती है। क्लियर है क्या बात। तो ये क्वेश्चंस, ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना था। उसके अलावा साथ ही हमने एक टेबल बना के बात किया था कि किस प्रकार का बीज जो है प्रारंभिक बीज कहलाता है, तो न्यूक्लियस ब्रीड, ठीक है। आप कई बार बोलते हो मदर सीड किसको बोलेंगे, तो आधार बीज को, फाउंडेशन को बोलते हैं। उसके अलावा अपन ने बात करी थी कि इनकी आनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी, भौतिक शुद्धता जो होती है वो आपके न्यूक्लियस ब्रीडर की तो हमेशा 100% होती है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपके जेनेटिक प्योरिटी जो होती है किसकी, आपके आधार बीज की, ठीक है, वो होती है 99.5 99.5%, और आपके प्रमाणित बीज की होती है कितनी, 99%। और आपकी फिजिकल प्योरिटी, भौतिक शुद्धता होती है 98। ठीक है, आपको दोनों का ये भी ध्यान रखना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात। इतनी बात करी थी कि और कुछ लिखा था क्या? हाँ, फिर अपन ने कुछ बात करी थी कि कौन से, सबसे पहले अपन ने बात कर ली थी कि भाई हमारे जो आपके बीज को आवश्यक वस्तु का घोषित किया गया था, आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत, ठीक है, वो अपने को ध्यान रखना था। उसके अलावा अपन ने बात की थी कि NSC राष्ट्रीय बीज निगम 1963 में स्थापित हुआ और उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। उसके अलावा अपन ने बात की थी कि राष्ट्रीय बीज अधिनियम, नेशनल सीड एक्ट या इंडियन सीड एक्ट जिसको कहते हैं, जो 1966 में पारित हुआ और लागू हुआ था 1963 में, ठीक है। उसके अलावा था सीड रूल, बीज नियम, जो कि आपके अधिसूचित नोटिफाई हुए थे 1968 में और लागू हुए थे 1969 के अंदर, वो भी अपने को ध्यान रखना है। फिर था नेशनल सीड प्रोजेक्ट, ठीक है, राष्ट्रीय बीज परियोजना 1976 में लागू हुई थी, जिसके अंतर्गत आपके राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RSS जिसको कहते हैं, ठीक है, वो आपके स्थापित हुआ था 1978 में। और इस NSP पर, नेशनल सीड प्रोजेक्ट पर आपके स्टार्ट किया गया था AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, जो आपके 1979 यानी कि 79-80 में स्टार्ट किया गया था। साथ ही अपन ने याद रखा सीड कंट्रोल ऑर्डर, जो कि आपके 1983 में, और न्यू सीड पॉलिसी 88 में, और आपके एक और था राष्ट्रीय बीज पॉलिसी, नेशनल सीड पॉलिसी 2002 में आपके लागू की गई थी, ठीक है। उसके अलावा अपन ध्यान रखे थे सीड बिल 2004 में, सीड बिल 2000, बीज बिल जिसको कहते हैं 2004 में, PPVFR एक्ट, ठीक है, जो था आपके प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम जिसको कहते हैं, वो आपके आया था कब, 2001 में। और PPVFR अथॉरिटी, जो PPVFR प्राधिकरण जिसको कहेंगे, वो स्थापित हुआ था कब, आपके 2005 के अंदर। कई सारे यहां से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अपन पिछली क्लास तक बात कर चुके थे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है कि हमारे इंडिया में जो सीड आपके प्रोडक्शन सिस्टम फॉलो होता है, बीज उत्पादन तकनीक जो फॉलो होती है, वो आपके मुख्य रूप से जो यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा तो टैग कलर, टैग का रंग हमने न्यूक्लियस के लिए बात नहीं की, यानी कि हमारे भारत में हम जनरली न्यूक्लियस को अलग से नहीं मान के ब्रीडर में ही सम्मिलित मानते हैं,
ठीक है। उसके अलावा हमने ये भी कह दिया कि हमारे भारत में हम रजिस्टर्ड यानी कि आपके पंजीकृत बीज की भी बात नहीं करते हैं, यानी कि मुख्य बची के एनबीएफआर में से एन हट गया, आर हट गया, तो बीएफसी मेन जो होती है ब्रीडर फाउंडेशन सर्टिफाइड। ब्रीडर शुरुआत में, फाउंडेशन उसका बीज उत्पादन होते हैं, सर्टिफाइड किसानों के हाथ में। यानी कि ध्यान रखेंगे कि भारत में बीज उत्पादन की 3 पीढ़ी तकनीक, 3 जनरेशन सिस्टम फॉलो होता है, और वो है ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो एक नोट लगा के अपन इस पॉइंट से शुरुआत करते हैं। भारत में 3 पीढ़ी पद्धति भारत में बीज उत्पादन की तीन पीढ़ी तकनीक उपयोग की जाती है। 3 जनरेशन सिस्टम इसको अपन कहते हैं, जिसके अंतर्गत 3 वर्ग ही सम्मिलित किए जाते हैं, और वो 3 कौन कौन से हैं? शॉर्ट में कहेंगे तो बीएफसी, बीएफसी यानी कि ब्रीडर, ठीक है, यानी कि मैं कहूं तो हिंदी में लिख दें, प्रजनक, आधार और प्रमाणित बीज। ये 3 ही मुख्य रूप से भारत में फॉलो किए जाते हैं। न्यूक्लियस को अलग नहीं बोला जाता है, इसीलिए न्यूक्लियस का टैग हमने नहीं पढ़ा। किसी ने पूछा कि सर ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन को दोबारा बताना। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन में डिटेल फिलहाल नहीं बताया था, क्योंकि जेनेटिक्स में आगे आएगा, फिर भी आपको बता देता हूं कि 2 तरीके से नाइट्रोजन क्षारक डीएनए में होते हैं। एक समूह को बोला जाता है प्यूरिन, दूसरे को बोला जाता है पायरिमिडिन। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक 2 समूह में होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन की हमने ट्रिक बताई थी आग, एडिनिन और गुआनिन। थाइमिन की ट्रिक अपन ने बताई थी कटु, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। यूरासिल ध्यान रखना है आरएनए में होता है, डीएनए में थाइमिन होता है, दोनों एक साथ किसी में भी नहीं होते हैं। तो अपने को ये पता चल गया कि कौन से प्यूरिन है और कौन से पायरिमिडिन है। अब आपके कहीं पर प्यूरिन को आपके पायरिमिडिन से बदल दिया जाए, प्यूरिन को पायरिमिडिन से बदल दिया जाए तो वो ट्रांसवर्जन होगा, रिवर्स कर दिया हमने, ठीक है। या पायरिमिडिन प्यूरिन से बदल जाए तो भी ट्रांसवर्जन। तो ट्रांजिशन कब होगा? जब प्यूरिन प्यूरिन से, जब पायरिमिडिन पायरिमिडिन से। यानी कि हम इसको समझने के लिए मैं कहूं कि एडिनिन थाइमिन से बदला हमने, तो बताओ कौन सा हुआ? एडिनिन को थाइमिन से अगर हमने बदल दिया तो ऐसे म्यूटेशन को क्या कहोगे? ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन? ट्रांसवर्जन कहेंगे, क्योंकि आपको यह देखना है कि ए किधर आएगा प्यूरिन में और टी किधर आएगा पायरिमिडिन। मैं कहूं कि ग्वानिन को एडिनिन से बदल दिया, क्या कहेंगे इसको? ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन? एडिनिन को ग्वानिन से जब बदलेंगे क्या कहेंगे? ट्रांजिशन। अरे प्यूरिन कौन कौन होते हैं? आग, एडिनिन और ग्वानिन। आपस में प्यूरिन को ही प्यूरिन से बदल के बैठे हैं, तो वो क्या होगा? आपका ट्रांजिशन होगा, ठीक है ना। इसको सिस्टमेटिकली लिखेंगे अपन, लेकिन आगे लिखेंगे, फिलहाल अपने यहाँ पर ये लिंक नहीं करेगा टॉपिक, इसलिए अपन इसको अभी नहीं ले रहे हैं। क्लियर है क्या बात? बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं अपन आगे। तो ये अपने को ध्यान रखना था कि 3 पीढ़ी पद्धति, 3 जनरेशन सिस्टम फॉलो होता है बीज उत्पादन का भारत के अंदर, और वो है प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज। आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात? चलो आगे अपन आते हैं एक छोटी सी चीज जिसे कहते हैं सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी बड़ी आसान सी है, पर हमारे को क्वेश्चन वाली चीज पे आएंगे, बीज जीवितता। बीज जीवितता यानी कि सीधा से इसको कहें कि मैंने आपके सामने, देखो ध्यान से रुको, मैंने क्या करा कि यहां पर अपने पास बीज कुछ रख दिए, मान लो 10 दाने बीज के हैं, 10 में से आपके 5 अंकुरण, जब इनको मैं बोता हूं मिट्टी के अंदर तो 5 में अंकुरण हुआ और 5 में अंकुरण नहीं हुआ।
यानी कि यहां पर वायबिलिटी कितने प्रतिशत है? 50%। 5 में अंकुरण की क्षमता है, 5 में अंकुरण की क्षमता नहीं है। और जिनमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती उन्हें तो हम बीज भी नहीं कहते हैं। जीवित होना जरूरी है। अब अंकुरण की क्षमता हमें कैसे पता चलेगी? तो हम बीज को बोएंगे, अंकुरित हो गया और ये अंकुरण की क्षमता है, मतलब बीज आपका जीवित है। वायबल इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए वायबिलिटी शब्द बोला जाता है। क्लियर है बात? तो इसकी सिंपल से परिभाषा कह सकते हैं बीज की अंकुरण क्षमता। बीज की अंकुरण क्षमता, जो बीज अंकुरित हो जाएगा वो आपका जीवित है, और जो अंकुरित नहीं होगा वो आपका जीवित नहीं है। क्योंकि हमने परिभाषा में ही कहा था कि बीज जीवित होना चाहिए, तभी उसे बीज कहेंगे। अगर जीवित नहीं है तो उसे बीज कभी भी नहीं माना जाएगा। क्लियर है क्या बात? आगे अपन बात करें कि जो बीज आपके अंकुरण होता है, ठीक है, उसकी, या अपन कहें सिंपल सा, चलो आगे लेते हैं, सीड वायबिलिटी टेस्ट पे आते हैं। बीज अंकुरण होता है, उसका भी मैं जो बता रहा था वो बता देता हूं, वो इससे संबंधित कम जा रहा था, लेकिन उस चीज को ध्यान रखें। अच्छा, बीज अंकुरित कोई होगा तो कौन सी प्रक्रिया होती? इम्बाइबिशन होती। ठीक है, इम्बाइबिशन के अंदर क्या होता है? बीज बाहर से जल को सोखता है, फूलता है, उसका बीज आवरण टूटता है, और आपके बीज से आपके वहां पर वो आपके फलों और मूल के लिए आपके रेडिकल और फ्यूम्यूल निकलते हैं। वो मोनोकोट होगा, एक बीजपत्री होगा तो अंकुरण अलग प्रकार का होगा, द्विबीजपत्री होगी तो अंकुरण अलग प्रकार का होगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल अपने को ध्यान रखना है कि बीज की जीवितता पता लगाने के कौन कौन से टेस्ट है, कौन कौन से परीक्षण है, उन पर प्रश्न आता है। तो अपन यहां पर आते हैं सीड वायबिलिटी टेस्ट या बीज जीवितता परीक्षण कौन कौन से? बीज जीवितता टेस्ट या परीक्षण, इंग्लिश में कहते हैं सीड वायबिलिटी टेस्ट। तो ये अपने को नाम ध्यान रखना है, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी अपन अच्छे से बात भी करेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो अपन बीज की जीवितता के लिए टेस्ट उपयोग करेंगे, जिसे अपन कहते हैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट। ठीक है, और ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोई टेस्ट कैसा है, रासायनिक है, जैविक है या क्वालिटेटिव है, ऐसा कभी पूछ लिया जाए तो ये जो हमारा क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक अपन ने पढ़ा, पर यहां पर जो उसका मतलब थोड़ा अलग निकलता है, जहां पर बीज की क्वालिटी का पता लगा के वो हम बताएगा कि बीज जीवित है या नहीं है। तो आपको पूछ लिया जाए पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट कैसा है, क्वालिटेटिव गुणात्मक परीक्षण है, गुणात्मक परीक्षण। तो ये तो सिंपल सा है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा बीज जीवितता का टेस्ट नहीं है, और ये ऑप्शन में होगा, तो हमें ध्यान रखना है इससे भी बीज की जीवितता को हम टेस्ट कर सकते हैं। एक बार ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वालिटेटिव कह देंगे, गुणात्मक, क्वालिटी, गुण मतलब क्वालिटी। कोई अपन बाजार से कोई चीज लेके आते, कपड़ा लेके आते, बढ़िया क्वालिटी का नहीं लाया यार तुम, ठीक है, वैसे ही। जो भी बच्चे ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे हैं अपने बैचेस को, वो थोड़ा सा रेगुलरली ऑनलाइन अटेंड करें। रिकॉर्डेड किसी की परिस्थितियों ने वो करता तो अलग बात है, जितना आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा आपके रिजल्ट पे इफेक्ट आएगा, आपके उतना अच्छे से नॉलेज, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएंगे।
ठीक है, आप करोगे बिल्कुल वो भी चीज बेटर है, लेकिन आप ऑनलाइन होते हो, कोई कमेंट में जैसे किसी ने भी क्वेश्चन डाला तो मैं हाथों हाथ जवाब दे भी दूंगा, नहीं तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में ही रह जाएगा और आप मेरे से पूछ भी नहीं पाते हो कोई बात। तो ये अपने को ध्यान रखना है, रेगुलरिटी बना के रखनी है। कर लिया नोट? तो बड़ा सिंपल सा, वो तो अपने पिछली क्लास से रिलेटेड था, और हमने बताया कि बीज जीवितता जो है वो क्या होती है। बीज जो अंकुरण की क्षमता रखता है वो जीवित है, और ये टेस्ट करने की, परीक्षण करने की कुछ विधियां हैं, जिसमें सबसे पहली पोटेशियम परमैंगनेट विधि, ठीक है, केमेनोफोर मेथड जिसको अपन कह सकते हैं, जो क्वालिटेटिव आपका टेस्ट है। दूसरा वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहेंगे टेट्राजोलियम। क्या कहेंगे? टेट्राजोलियम टेस्ट, या इसे शॉर्ट में TZ टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? TZ टेस्ट। अब इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे आसान सा प्रश्न तो यही बनता है कि टेट्राजोलियम टेस्ट जो है वो क्या पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आप कहोगे सीड वायबिलिटी, बीज, जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया और ज्यादा फेमस भी है। लेकिन इससे अच्छे क्वेश्चन और बने, और मेरे जैसा अगर हुआ क्वेश्चन बनाने वाला, तो वो ये करेगा कि निम्न में से कौन सा कथन टेट्राजोलियम टेस्ट से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन में से 3 सही लिखेंगे, एक गलत लिख के आपसे पूरा टेट्राजोलियम का कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे। ऐसा कर सकते हैं और करते हैं ऐसा, तो वो अपने को क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात, ये जो टेस्ट है ये आपका जैव रासायनिक है, बायोकेमिकल। जैसे पहला वाला कैसा था? क्वालिटेटिव था। ये कैसा है? जैव रासायनिक टेस्ट है, या इसे कहीं बार बोल दे जैविक एवं रासायनिक। आपको कई ऑप्शन में दे दें कि टेट्राजोलियम टेस्ट कैसा है, पहला ऑप्शन जैविक, दूसरा दे दे रासायनिक, तीसरा दे दे एवं भी बोथ। तो जवाब, अगर जैव रासायनिक नहीं लिखा है तो जैविक और रासायनिक भी इसको आप कह सकते हो। मैं ब्रैकेट में लिख देता, इंग्लिश में कहते हैं बायोकेमिकल। क्या कहते हैं? बायोकेमिकल टेस्ट है ये, ठीक है। यहां पर मैं कहूं तो बायोलॉजिकल प्लस केमिकल, जैविक प्लस रासायनिक, ध्यान रहेगा। आसान सी सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये क्या करता है, इस टेस्ट की खासियत है कि हम कैसे करेंगे और कैसे पता लगेगा जीवितता का, वो भी हम बात करेंगे। ये वर्ड्स को इंग्लिश में ही लिख दिया करो, इंग्लिश में ही लगभग लिख रहा हूं, पर कुछ बच्चों के लिए लिख देते, कोई खास बात नहीं। टेट्राजोलियम 4 बार आगे आएगा, मैं बाकी इंग्लिश में लिखूंगा, एक बार हिंदी में जरूर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर बात करें तो जो बीज के अंदर एक एंजाइम होता है, डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डीहाइड्रोजिनेस। ये जो टेस्ट है ये बताएगा कि डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो होता है उसकी क्रियाशीलता किस स्तर की है, वो बताने का काम कौन करेगा? ये टेस्ट। तो यानी कि अपन इस टेस्ट की अगर बात करें तो अपन ध्यान रखेंगे कि डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो होता है, डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम, उसकी क्रियाशीलता के स्तर को बताएगा। एंजाइम की क्रियाशीलता यानी कि एक्टिविटी के लेवल को बताता है, क्रियाशीलता के स्तर को पता लगाने में उपयोग करते हैं। मतलब आप बीज जीवितता पता लगा रहे हो, उसमें वास्तव में पता क्या लगा रहे हो कि डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम कितना क्रियाशील है। जितना ज्यादा क्रियाशील होगा उतना बीज जीवित माना जाएगा, या उसमें उतनी अंकुरण की क्षमता ज्यादा मानी जाती है। कई बार पूछ ले इससे संबंधित कौन सा एंजाइम है टेट्राजोलियम टेस्ट से संबंधित, तो डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम। क्लियर है बात? दूसरी बात, इस विधि को प्रपोज करने वाले वैज्ञानिक है प्रपोज्ड बाय लेकोन। किसने प्रपोज किया? लेकोन ने। यानी कि प्रतिपादन किसने किया? लेकोन ने किया। लेकोन। एकोन सुनते हो आप? मैंने थोड़े दिन पहले म्यूटेशन पढ़ा था, एंकोन बोला था। एकोन तो अब शब्द याद दिला था, एक सिंगर का नाम है एकोन। हमारा अब की बार क्या है, एकोन के आगे हमने एल लगा दिया, लेकोन। और इसमें इन्होंने 1942 में जर्मनी में इस विधि को खोज किया था। इस टेस्ट को कहां पे, ठीक है, किस वैज्ञानिक ने? वैज्ञानिक ध्यान रखना है, लेकोन ने इस टेस्ट को प्रतिपादित किया था। किसने? लेकोन ने। दूसरी बात, बीज जीवितता पता लगाने की, सीड वायबिलिटी पता लगाने की सबसे तीव्र विधि जो है वो टेट्राजोलियम टेस्ट ही है। यानी कि तीव्र विधि अगर मैं कह दूं, सारी बात उसी के लिए कह रहा हूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तीव्र विधि जिसको अपन कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहां पर इससे संबंधित जो अपन ध्यान रखेंगे कि
यहां पर एक जो मेन रसायन काम में आता है वो उसी रसायन के नाम पर इसको और तरीके से बोलते थे, TTC 2,3 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, रसायन का पूरा नाम भी ध्यान रखेंगे। तो यहां पर जो रसायन काम आता है उसकी बात करें तो यहां पर उसका पूरा नाम अपन ध्यान रखेंगे, 2,3 ट्राइफिनाइल 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, टेट्राजोलियम क्लोराइड। ये रसायन उपयोग होता है इस विधि में, पता लगाना है जीवितता, और इसकी जो कंसंट्रेशन यूज करते हैं 1% लगभग 24 से 48 घंटे के लिए, 1% कंसंट्रेशन पे 4 या 24 से 48 घंटे के लिए, यानी कि 1 से 2 दिन के लिए। अक्सर तो रिजल्ट 1 दिन में ही आ जाता है, लेकिन अधिकतम कुछ बीच में रिजल्ट आपको 2 दिनों तक दिखेगा। तो ये रसायन का नाम ध्यान रखना है, जिसे शॉर्ट में TTC भी कह देते हैं, और इस विधि का नाम भी TTC टेस्ट कह दिया जाता है कई बार। तो उस टेट्राजोलियम का पूरा नाम यहां तो शॉर्ट में टेट्राजोलियम बोला, बाकी वास्तव में उस रसायन का पूरा नाम है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ध्यान रहेगा क्या? एक बार इतना नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। चौबीस से 48 घंटे के लिए, तो यहां पर घंटे लिखना, 24 से 48 घंटे के लिए, 22 to 48 आवर्स। ये जो पॉइंट अपन बता रहे हैं लगभग इन सब पे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो अपन लिख रहे हैं। इंग्लिश में कोई पढ़ने में दिक्कत आए तो ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। बढ़े आगे। तो इस टेस्ट को TZ टेस्ट, TTC टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट, कुछ भी नाम एग्जाम में हो सकता है। जैव रासायनिक टेस्ट है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बायोकेमिकल मेथड है हमारा। दूसरी बात, ये किस एंजाइम की क्रियाशीलता के स्तर को बताता है, डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का। उसके अलावा इस विधि को देने वाले वैज्ञानिक, इस टेस्ट को बताने वाले वैज्ञानिक लेकॉन, जर्मनी में इन्होंने इस विधि को बताया था 1942 में। नाम लेकॉन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीव्र विधि यानी कि रैपिड मेथड है, फटाफट से किसी बीज की आपको पता लगानी है कि उसकी जीवितता कैसी है, तो इस विधि से अपन फटाफट पता लगा सकते हैं। 24 घंटे तो लगेंगे कम से कम, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो रसायन मुख्य रूप से उपयोग हो रहा है वो 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, वो अपने को ध्यान रखना है जो यहाँ पर उपयोग होता है। बढ़े आगे। अब यहाँ पर
आप जो भी बीज है उसको आप इस ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड से आप उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, उपचारित करके देखेंगे। और जो बीज लाल रंग ले लेंगे 24 से 48 घंटे के अंदर, कैसा रंग ले लेंगे, लाल रंग, वो जीवित होंगे। और जिनमें जो रंगहीन रहेंगे, जिनमें कोई रंग नहीं आएगा, जो कलरलेस रहेंगे, वो आपके अजीवित होंगे। और वो लाल रंग आने का कारण एक कंपाउंड होता है ट्राइफिनाइल फॉर्माजन। भाई इस टेस्ट को परफॉर्म करने के दौरान जो कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड का नाम पूछ लिया जाए तो ट्राइफिनाइल फॉर्माजन बनेगा। तो ये 2 पॉइंट और अपन यहां पर नोट कर रहे हैं। जीवित बीज का जो रंग आएगा लाल रंग, जीवित बीज वायबल सीड जो होंगे उनमें जो आपके रंग आएगा वो कैसा होगा आपका, वो उनको बीज कौन सा रंग ग्रहण कर लेंगे, तो लाल रंग। और अजीवित नॉन वायबल सीड, अजीवित बीज नॉन वायबल सीड, तो ये ले लेंगे, आपके रंगहीन रहेंगे, इनमें कोई भी कलर नहीं आएगा, जैसा बीज का वास्तविक रंग था वो ही आपको दिखाई देगा। क्लियर है बात। और इस टेस्ट के दौरान जो कंपाउंड बनेगा ट्राइफिनाइल फॉर्माजन बनेगा, ट्राइफिनाइल फॉर्माजन का निर्माण होगा। ध्यान रहेगा, ट्राइफिनाइल फॉर्माजन का निर्माण, जो हमारे को उसी की वजह से कलर में फर्क दिखाई देता है। ध्यान रहेगा। दूसरी वाली बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड थी, इसलिए उसकी अपन ने सारी बात करी। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए, मेथड है, पूरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं, हमें जो क्वेश्चन आते हैं वही चीजें लिखनी थी। क्लियर है क्या बात। तीसरी विधि बीज जीवितता पता लगाने की, जिसे हम कहते हैं ग्रोडेक्स टेस्ट। क्या कहेंगे, ग्रोडेक्स टेस्ट। ठीक है, आपने आयोडेक्स सुना है, तो उसी तरीके से पीछे का डेक्स तो फिक्स है। ठीक है, हमारा नाम कुछ याद रखने के लिए बोलता हूं मैं, तो अक्सर उसका कोई संबंध नहीं इससे। ग्रोडेक्स टेस्ट जो होता है ये आपके सेम वही ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम होता है। तो यहां पर जो रहेगा ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड है। क्या रहेगा, ब्रोमाइड, और वो भी पाउडर के फॉर्म में, जबकि पहले वाला सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ट्राइफिनाइल ब्रोमाइड जब पाउडर के रूप में होगा और वो आपके वायबिलिटी पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं, तो उसे अपन कहते हैं ग्रोडेक्स। और ये ग्रोडेक्स जो है ट्रेड नेम है, वैसे उस रसायन का ट्रेड नेम, व्यावसायिक नाम जानते ही हो सब, ब्रांड का नेम। अपन कितने सारे केमिकल आप आगे पढ़ोगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सबके ट्रेड नेम होते हैं। एक नाम तो उसका रासायनिक नाम होता है, एक कंपनी जिस नाम से बाजार में बेच रही है। ठीक है, कई बार आप सुनते हो रिडोमिल, ठीक है, तो अपन को मेटालेक्सिल, तो ये जो मेटालेक्सिल तो रासायनिक है, लेकिन उसका नाम सुनते हो एप्रोन SD35, तो वो कंपनी का नाम। बात समझ में आ गई क्या, कि उसी तरीके से जैसे अपने एग्रीकल्चर के सारे संस्थान एग्रीकल्चर के, लेकिन सबका नाम अलग अलग, उसी तरीके से ट्रेड नेम, ब्रांड नेम। तो ग्रोडेक्स जो है ये वास्तव में आपका क्या कहेंगे अपन, कि ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड। ये ध्यान रखना है कि गड़बड़ नहीं हो जाए, ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड जो भी किस फॉर्म में, पाउडर रूप में। ठीक है, पाउडर फॉर्म में है, और उसका जो क्या कहें अपन यहां पर, ये व्यावसायिक नाम है, व्यावसायिक नाम। ठीक है, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड का व्यावसायिक नाम क्या है, ग्रोडेक्स। ठीक है, व्यावसायिक नाम में ब्रैकेट में लिख देता हूं ग्रोडेक्स। इसीलिए इस टेस्ट को क्या कहते हैं, ग्रोडेक्स टेस्ट। क्या कहते हैं, जिसे ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड पढ़ते हो उसका राउंड अप नाम सुनते हो, सभी को पता है राउंड अप रेडी। तो कहने का मतलब आपके ग्रोडेक्स जो इस रसायन का नाम है, जो कि पाउडर के रूप में होता है। और इस टेस्ट को कई बार बोल दिया जाता है सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर, यानी कि बीज अंकुरण सूचक भी इसी को बोला जाता है, बीज अंकुरण सूचक। इसलिए बोला जाता है क्योंकि बीज ये वायबिलिटी बताएगा, जीवितता बताएगा। और जीवितता कैसे पता चलती है, कि भाई आप जीवितता पता चल गई मतलब अंकुरण क्षमता भी पता चल गई। तो बीज अंकुरण सूचक, सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर जो बोला जाता है, वो ग्रोडेक्स टेस्ट को ही बोला जाता है। क्लियर है क्या, ध्यान रहेगा।
ठीक है। और चौथा एक नाम केवल ध्यान रखेंगे, एम्ब्रियो एक्सेशन मेथड, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एम्ब्रियो एक्सेशन मेथड। भ्रूण को निकाल के बीज के अंदर भ्रूण है मतलब जीवित है, नहीं है तो जीवित नहीं है, ये भी आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं। भ्रूण एम्ब्रियो एक्सेशन यानी कि भ्रूण विदलन कहते हैं। कोई खास बात नहीं, नाम ध्यान रखना है, भ्रूण से संबंधित और भ्रूण जीवितता को कंफर्म करवाता है, तो ये विधि भी अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसकी डिटेल कोई नहीं पूछेगा, नाम ही पता होना चाहिए, नोट कर लो। ये 4 विधियां हैं जो हमारे बीज की जीवितता बताती हैं। कर लिया नोट? बढ़े आगे, चलो। अब ये तो था सीड वायबिलिटी, जो हमारे काम के जो क्वेश्चन आते थे, टेस्ट पे पूछे जाते, परिभाषा पे क्वेश्चन आ जाते हैं, और टेस्ट में भी इंपॉर्टेंट टेट्राजोलियम वाले टेस्ट पे क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी विधि या कौन सा टेस्ट वायबिलिटी बीज अंकुरण क्षमता पता लगाने की विधि नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है बात? चलो, अब वायबिलिटी पता चल गई, मतलब अंकुरण क्षमता पता चल गई, तो अब अपन बात करते हैं बीज अंकुरण की, सीड जर्मिनेशन। आप बीज अंकुरण की बात कई बार एग्रो में पढ़ते हो, मैं तो थोड़ी बहुत यहां से संबंधित बताऊंगा, बाकी सारी चीजें यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन सभी को पता है, परिभाषा लिखने की आवश्यकता क्या है, वही कि बीज है और उसे आप सीडलिंग बनने की, यानी बीज का नए पादप, छोटे से पादप में विकसित होने की जो क्षमता है, उसे ही आप क्या कहते हो, मतलब बीज अंकुरण। सीधा सा अपन सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मतलब वो आपके अंकुरित होना, नया पौधा विकसित करने की प्रक्रिया जो है वही। कोई परिभाषा लिखने की जरूरत है क्या? सबको पता है। अब यहां पर अपन आते हैं कि कौन कौन से कारक बीज अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण है। कारक, फैक्टर्स कौन से हैं, कौन कौन से कारक इससे संबंधित हैं। सबसे पहली बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सीड जर्मिनेशन के इंपॉर्टेंट है, वो है मॉइस्चर। क्या होना चाहिए? नमी होनी चाहिए बीज में, मॉइस्चर। जैसे ही आप देखोगे कि रात को चने मूंग आपने भिगोए, अगले दिन अंकुरण आ जाता है। कुछ नहीं किया आपने, केवल पानी में डाला। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर पूछ लिया जाए कौन सा है, नमी, मॉइस्चर, यानी कि यहां पर सीधा सा कहेंगे मोस्ट एसेंशियल फैक्टर। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है वो यही है अंकुरण के लिए, महत्वपूर्ण कारक। दूसरी बात अपन जो यहां पर ध्यान रखेंगे कि नमी के बाद दूसरा अपन को इंपॉर्टेंट यहां पर रहता है, जो ऑलरेडी वो तो इंपॉर्टेंट है, ये जीवितता, जो हमने कह ही दिया था, बिना जीवितता के तो अंकुरण की बात ही नहीं करेंगे। वायबिलिटी, क्लियर है? देखो, बिना वायबिलिटी के तो नमी भी दे दो तो कोई मतलब नहीं भाई, ये तो है ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन अब बीज है और अंकुरण तभी होगा चाहे जीवित भी हो, बस नमी मिल जाए। जरूरी नहीं कि पानी में डालो, बस बाहर से वातावरण की नमी भी मिल जाएगी तो बीज अंकुरित हो जाता है। तीसरी बात, टेम्परेचर, तापमान। तापमान अगर सुटेबल होगा तभी वो आपके अंकुरण होगा। ठीक है, तापमान जैसा चाहिए, कम चाहिए जिन बीजों को उनके लिए कम, जिनको ज्यादा चाहिए उनके लिए ज्यादा होना चाहिए। उसके अलावा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्योंकि बीज कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। बीज जीवित होते हैं तो वो भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और अगर आप क्या करोगे, सिंपल से आपने क्या करा कि कोई बीज है जमीन में पानी में डाल दिया, आपने मिट्टी जोर से दबा दी, तो क्या बीज अंकुरित होगा? ज्यादा जोर से मिट्टी को दबा दिया तो क्या बीज अंकुरित होगा? नहीं, सफोकेट होगा, उसको भी सांस लेने में दिक्कत होगी, वो बीज, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। सोइल एरिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता है कि मृदा के अंदर एयर होनी कितनी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते हो ना, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, सॉइल मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर। तो मिट्टी के अंदर आप प्लोइंग क्यों करते हो, हल क्यों चलाते हो? इसीलिए चलाते हो कि मिट्टी भुरभुरी और उसमें आपके वायु भी प्रवेश करे और एरेशन ज्यादा हो। जितनी अच्छी एरेशन होगी बीज का अंकुरण उतना अच्छा जमीन के अंदर होता है। भाई आप सीधा सा करो, कुछ मत करो, खेत में बुआई करके एक बार ट्रैक्टर दौड़ा दो, उस पर देखें, आपको ध्यान हो तो ट्रैक्टर जिस जगह घूमता भी है उस जगह भी एक बार वापस से मिट्टी को लूज किया जाता है, करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
उसके अलावा बीज के अंदर वैसे ही होता ही है इंपॉर्टेंट, और उसे कहते हैं भोजन, जो बीज के अंदर कोटिलिडन के रूप में होता है अक्सर। बीज के जो आपके कोटिलिडन जिसको अपन कहते हैं, जैसे आपके चना है, बीज के आवरण के अंदर दो इसके होंगे, चने के दो आपके जो पार्ट अंदर होते हैं बीज आवरण के अंदर, कोटिलिडन बीज पत्र जिनको अपन कहते हैं, उनके अंदर भोजन संचित रहता है। किसी में भ्रूणपोष की, किसी में एंडोस्पर्म की फॉर्म में होता है। तो भोजन अगर बीज में नहीं होगा तो भी वो अंकुरण, क्योंकि शुरू में कोई प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा क्या? नहीं होगा। तो बीज में भोजन होना जरूरी है। ऐसा बीज जिसमें भ्रूण तो है लेकिन बीज पूरा ही खत्म हो रहा है, कीड़े खा गए, तो क्या वो अंकुरित होगा? नहीं होता। क्यों नहीं होता? चाहे भ्रूण बचा हुआ है लेकिन भोजन ही नहीं मिलेगा, वो भ्रूण भी वृद्धि करके हमें अंकुरित होकर सीडलिंग कैसे बनाएगा? वो संभव नहीं होता है। तो यहां से कुछ चीज और ध्यान रखनी है, ये तो चीजें सारी जरूरी है। कई बार क्वेश्चन पूछ ले कि जो लास्ट फैक्टर है वो है लाइट, प्रकाश, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट नहीं भी होगा तो चलेगा। भाई कैसे? भाई रात को आप कमरे की, मतलब रात को सनलाइट होती है क्या? नहीं होती। आपको कोई डाउट हो तो कोई लाइट बल्ब चलाओ, अंधेरे में बीज आप डालोगे पानी की बोतल के अंदर या किसी बर्तन के अंदर पानी में, तो बीज सुबह तक अंकुरित होता है, चना अंकुरित होता है, होता है। तो लाइट चाहिए क्या? नहीं चाहिए। यानी कि कई बार पूछ ले कि निम्न में से कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक होते हैं बीज अंकुरण के लिए, तो प्रकाश अगर नहीं भी है, कहीं छूट लेके कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है तो हम प्रकाश दे देते हैं। या सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वो कौन सा है? लाइट। ध्यान रहेगा क्या? ठीक है, तो अपन यहां पर कहेंगे सबसे सर्वाधिक कम, या सबसे सर्वाधिक कम, सर्वाधिक कहने की बजाय सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ये पूरी इतनी बात हल्के से आपको बता रहा हूं, वैसे तो आपके एग्रोनॉमी में पढ़ने में आती है। मुझे मेन चीज बतानी थी, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा कारक बीज अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है या सबसे कम महत्वपूर्ण है? प्रकाश। बाकी सारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण नमी। नोट कर लो, सिंपल सी बात है। सर इतना सीरियस होके मत पढ़ाया करो। क्या बात है, पढ़ते पढ़ते टाइम तो सीरियस होना पड़ता है, बीच बीच में सीरियसनेस हटा सकते हैं, वो संभव है। पढ़ते टाइम तो सीरियस होना बहुत जरूरी है। भाई अब बाइक चलाओगे, रोड पे ध्यान नहीं होकर आसपास के खेतों में नजर होगी तो बाइक चलेगी क्या सही से? कहीं ना कहीं खड्डे में जाके गिरोगे। उस टाइम पे तो सीरियसनेस चाहिए। हाँ, बाइक खड़ी है तब बोलिए आप खेतों में देखो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, वो वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट में भी अगर कहीं इंफ्रारेड अगर डाल दी अपन ने गलती से, तो अंकुरण जो होना था उतना भी नहीं होता है। तो इंफ्रारेड लाइट जो होती है बीज अंकुरण में कमी लाती है। आज ये छोरे मेरे को सीरियसनेस से बाहर निकाल के बताएंगे। एक और कमेंट आया, सर आप थोड़े सीरियस टाइप के लगते, थोड़े भी लगाए और सीरियस भी हो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हूँ सीरियस में, ठीक है। लास्ट में याद दिलाना, एक शायरी सुनाएंगे आपको, ठीक है? फिर लगेगा सर सीरियस नहीं है। चलो कर लिया नोट, बढ़े आगे। आसान सी चीज है, एक नई एक्स्ट्रा चीज बताइए आपको कि इंफ्रारेड लाइट अगर बीच पर डाल दी जाती है या कहीं अंकुरण आप देख रहे हो और वहां पर अंकुरण जो है इंफ्रारेड लाइट अगर गिरती है तो अंकुरण
कम होता है, हमेशा ध्यान रखना है, अंकुरण बढ़ाता नहीं है, कम होता है। बढ़ते हैं आगे, सिंपल सी चीज दो होती है, एक होता है सीड इंडेक्स और एक होता है टेस्ट वेट। सभी को पता है 100 बीजों का जो वजन होता है उसे सीड इंडेक्स कहा जाता है। जो बड़े बीज वाली फसलें होती हैं उन्हें, जैसे चना है, मूंगफली है, जैसे आपके मक्का है, जिनमें दाने की साइज, बीज की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, उसमें हम फिर 100 बीजों का वजन ही गिनते हैं लैब के अंदर को टेस्ट करने के लिए। 100 दानों का वजन, 100 बीजों का वजन, और वो कहलाता है सीड इंडेक्स। और जहां पर छोटे होते हैं, तिल, राई, ठीक है, ऐसी फसलें जहां पर बहुत छोटे बीज का आकार होता है, उनमें हम 1000 बीजों का, भाई आपके राई के 100 दाने रख दो, कोई टेस्ट करने जाओगे कार्बोहाइड्रेट का, तेल का, वसा का, पता ही नहीं चलेगा कहाँ है उसमें से कुछ। तो इसलिए कम से कम कितने दाने चाहिए? 1000। तो वो अपने को ध्यान रखना है। सिंपल सी दो बातें लगभग सबको पता है, लेकिन अपन यहाँ पर नोट करते हैं। सिंपल वही नोट लगा रहे, उसी में अगला पॉइंट लिख लो कि एक होता है सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स कुछ नहीं है, सीधा सा अपन कहेंगे 100 दानों का वजन, 100 दानों का वजन। उदाहरण के लिए अपन कह देंगे बड़े जो आपकी लार्ज साइज सीड जो होते हैं, बोल्ड सीड जिनको अपन कहते हैं, जहां पर मक्का, चना, मूंगफली इत्यादि, जिनमें क्या हो, बीज का आकार बड़ा हो। ठीक है, सभी को पता ही है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर कहेंगे टेस्ट वेट। इनका हिंदी का शब्द कोई आपको कहीं अलग से ढूंढने जाएंगे तो भी दिक्कत आएगी, तो अपन इंग्लिश का ही यूज करते हैं इन चीजों के लिए। टेस्ट वेट जो यहां पर अपन, ये अक्सर कहां पर उपयोग होती है? बड़े आकार वाले बीजों में, बड़े आकार के बीजों में हम कौन सी उपयोग करते हैं? बीजों के लिए सीड इंडेक्स। और टेस्ट वेट जो होता है 1000 दानों का वजन, 1000 दानों का वजन। सिंपल सी बात है, पर लिखना जरूरी है, सिंपल सा कई बार ध्यान रहे। और यहां पर उदाहरण देखो तो बहुत सारे होते हैं। कुल मिला के मैं कह दूंगा स्मॉल सीड, छोटे आकार वाले बीजों के लिए, छोटे आकार वाले बीजों के लिए। छोटे में सारे छोटे आ गए, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं। गेहूं, धान जो होता है, ये व्हीट, राइस, ये भी आपके क्या होते हैं? छोटे में ही गिने जाते हैं। कुछ उदाहरण लिख देता हूं, जिससे राई से शुरू करता हूं। उदाहरण राई, तिल, सरसों भी आ गया, राई मतलब वही, ठीक है। गेहूं और धान को भी हम छोटे में ही गिनते हैं, इत्यादि। ये जो उदाहरण है जिनके अंदर टेस्ट वेट अपन मापते हैं अक्सर, कोई सिंपल सी बात है, कोई विशेष नहीं है। अब नोट कर लो, फिर आगे बहुत अच्छी चीज पढ़ेंगे। कर लिया नोट? सिंपल सी बात है। चलो आगे आते हैं अपन, जिसमें कई बार आपको दो चीजें आएगी, एक आता है प्यूरिटी परसेंट और एक आता है जर्मिनेशन परसेंट। ठीक है, आप प्यूरिटी क्या है वो अपन जेनेटिक और फिजिकल, आपके यानी कि शुद्धता जो है भौतिक, और अपन बात करें यहाँ पर आनुवंशिक, दोनों की बात करेंगे। एक बार आपको हल्का सा बता देता हूं कि क्या होता है जेनेटिक प्यूरिटी। अगर मैं किसी किस्म की कह रहा हूं कि 100% ये जेनेटिक प्यूरिटी इसकी है, मतलब हमारे खेत में या फिर मेरे पास सामने जो बीज पड़ा है, उस बीज में कोई भी दूसरी फसल का बीज नहीं होगा, कोई दूसरी किस्म, उसी फसल की दूसरी किस्म का भी बीज नहीं होगा, तो उसे कहोगे कि आपका बीज आनुवांशिक रूप से शुद्ध है, जेनेटिकली प्योर है। आप कहोगे फिजिकली प्योर, फिजिकल प्योरिटी, अगर कोई बीज जिसमें आपके कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, चारा या ऐसी कोई चीजें उस बीज में अगर नहीं है, तो या फिर आपके टूटे हुए बीज, रोगग्रस्त बीज, कीट ग्रसित बीज, बात आ रही समझ में, अल्प विकसित बीज, ऐसे कोई भी बीज अगर इससे गायब है, तो आप कहोगे कि ये भौतिक रूप से शुद्ध बीज है। बात ध्यान रहेगी, क्योंकि शुद्धता की बात थोड़ी यहां पर आएगी। अब आपको एक आता है कि जर्मिनेशन परसेंटेज, अंकुरण प्रतिशत। ठीक है, वो अपन अभी ऐसा करते हैं कि अपन ने अंकुरण की बात करी है, तो उसको भी अपन लेके फिर ही अपन अपने अगले फॉर्मूलों की तरफ आते हैं। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन फसलों के प्रमाणित बीज में
प्रमाणित बीज तो मैं बता रहा हूँ, उसी का प्रतिशत बता रहा हूँ, वैसे अक्सर कहीं ज्यादा बदलता नहीं है, लेकिन किसी फसल का कितना अधिकतम अंकुरण प्रतिशत जर्मिनेशन परसेंटेज होता है, पहले हम वो नोट करते हैं, वो अपने को पता होना चाहिए, फिर आगे के फॉर्मूले पर आएंगे। तो एक तरफ अपन लेंगे फसल या प्रतिशत जर्मिनेशन परसेंटेज, और एक तरफ फसलें, तो आप इधर ले अंकुरण प्रतिशत जर्मिनेशन परसेंटेज, मेरे साथ ही नोट करोगे जर्मिनेशन परसेंटेज, और उधर फसलें, कौन सी फसल में कितना है उस चीज को अपन लेंगे। सबसे पहले अधिकतम मैक्सिमम जो होता है वो होता है 90%। कितना होता है? 90% केवल और केवल किसमें? मक्का में। अधिकतम से न्यूनतम की तरफ अपन चलते हैं ताकि याद रखना भी थोड़ा सा आसान रहेगा। 90% जर्मिनेशन परसेंटेज होता है मक्का के अंदर। उसके बाद आते हैं 85% वाले। 85% जिन बीजों में जर्मिनेशन परसेंटेज होता है उस पर अगर अपन यहां पर आए तो वो रहेगी गेहूं, जो चना, गेहूं, जो, इन पर कई बार एग्जाम में सीधा बिना कुछ कॉन्सेप्ट का सीधा याद करने वाला क्वेश्चन अंकुरण प्रतिशत पूछा गया है। एग्रोनॉमी का क्वेश्चन मानो या सीटेक का मानो, क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। गेहूं, जो, चना और सरसों और रैपसीड, ठीक है, तो रैपसीड एवं सरसों, इन फसलों के अंदर आपका अंकुरण प्रतिशत होता है 85%, 85%। दूसरा यहां पर 5-5% कम करते हुए चल रहे हैं अपन 80% वाले जो उदाहरण है जिनमें अंकुरण प्रतिशत कितना है? 80%, 80%, जिसके अंदर अपन ध्यान रखेंगे कि ज्वार, राइस, तिल, ज्वार, धान, तिल, ज्वार, धान, तिल, अलसी, अलसी, सन यानी कि आपके लिंसीड, सनेम, सनई रेशेदार फसल बताइए आपको मैंने, सनेम जिसको कहते हैं, और ल्यूसन यानी कि रिच का। इन सब के अंदर कितना प्रतिशत है? 80%। सिंपल सी बात है। 75% किन किन के अंदर 75% है? न्यूनतम 60 तक अपन बात करेंगे। 75% जो है वो आपको देखने को मिलता है बाजरा में, अरहर में, मूंग में, मटर में। बाजरा, अरहर, मूंग, मटर, बाजरा, अरहर, मूंग, मटर, चौला, राजमा, चौला, राजमा, अधिकांश दलहन सब इसी में आ रही है। मूंग आया तो स्वाभाविक सी बात है उड़द भी आ जाएगा, कोई ऐसी विशेष बात नहीं, फिर भी अपन देख लेंगे, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर। क्लियर है बात? 75% वाली फसलें। फिर आते हैं 70% में, जिनमें अंकुरण प्रतिशत 70% है। इसके अंदर उदाहरण कुछ अगर अपन देखें यहां पर, जिसके अंदर मूंगफली, सोयाबीन, कैस्टर, सोयाबीन, अरंडी, तीनों तिलहनी फसलें एक साथ ले ली मैंने। सोयाबीन, अरंडी, उसके अलावा बात करें क्लस्टर बीन यानी कि ग्वार, टमाटर, बैंगन, ग्वार, टमाटर, बैंगन, टमाटर, बैंगन, ठीक है। और बात करें प्याज, प्याज, पत्ता गोभी, मूली, पत्ता गोभी, मूली, डेंचा, पालक, मूली, पालक और डेंचा। डेंचा तो आप जानते ही हो, वैसे किस में यूज होती है? ये रेशेदार फसल है, वैसे भी आपके सनेम की तरफ, ठीक है। लेकिन इसको आप उसमें भी यूज करते हो, ग्रीन मैन्योरिंग में, ठीक है ना, ग्रीन मैन्योरिंग में भी उपयोग करते हैं, है ना, हरी, जो क्या बोलते हैं उसको, हरी खाद, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद 65% वाले कुछ उदाहरण,
65% जिनके अंदर अंकुरण प्रतिशत होता है। इसमें ऐसा करो उड़द को हटाई लो, उड़द मुझे डाउट लगा भी था, उड़द अपन नीचे ही ले रहे हैं डायरेक्ट, वहां केवल मूंग रखेंगे। ठीक है, तो उड़द यहाँ पे ले रहे हैं 65% में उड़द। ठीक है, उसके अलावा बात करें भिंडी, फूल गोभी, भिंडी, फूल गोभी, उड़द, भिंडी, फूल गोभी, करेला, लौकी, धनिया, लौकी, धनिया। मेजर जो हमारी फसलें हैं गेहूं, ज्वार, बाजरा, उन पर प्रश्न वैसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, बैंक वगैरह में भी आईबीपीएस 2020 में गेहूं से क्वेश्चन पूछा गया था, कई सारे हैं, जैसा मेरे को ध्यान आया मैंने एक का बता दिया। उसके बाद अपन लेते हैं 60% न्यूनतम वाले, जिसमें भी कई सारे उदाहरण ध्यान रखेंगे। सबसे कम अंकुरण प्रतिशत कितना? 60 तो होना ही चाहिए। इसका मतलब 100 बीज डालोगे खेत में 60 का अंकुरण तो होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मक्का में तो 100 डालोगे तो 90 का अंकुरण इजीली हो जाता है। इसके अंदर उदाहरण लेते हैं कपास, सूरजमुखी, कपास, सूरजमुखी, कपास, सूरजमुखी, तरबूज, गाजर, मिर्च, गाजर, मिर्च, तरबूज, गाजर, मिर्च, कुकुरबिट्स लगभग बचे हुए इसी में आ जाएंगे, चुकंदर, पपीता, कुकुरबिट्स भी डाल रहा हूं तो बचे हुए सारे लगभग इसी में आ जाते हैं। कुकुरबिट्स जानते ही हो सब, कद्दू वर्गी सब जानते हो ना, पपीता, तो ये कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं। चुकंदर, कुकुरबिट्स में भी कुछ उदाहरण, जैसे यहां पर खीरा, ठीक है, कद्दू, कुछ याद रख लो, खीरा, कद्दू, तो इतना काफी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, किसमें कितना प्रतिशत अंकुरण होता है। मक्का में कई बार पूछा गया, गेहूं में, धान में, ज्वार में, बाजरा में, कपास में, भिंडी में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए। क्लियर है? के बाद याद रहेगा अंकुरण प्रतिशत। ठीक है, तो अगली क्लास में जो अपन आएंगे तो डायरेक्टली एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला देखेंगे, जिसको वो कहते हैं प्योर लाइव सीड, प्योरिटी परसेंट इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। कई बार फार्मूला क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, कई बार अंकुरण प्रतिशत और शुद्धता प्रतिशत देके प्योर लाइव सीड निकालने को पूछ लेते हैं कि वास्तविकता में कितने जो बीज हैं वो जीवित हैं। प्योर लाइव सीड जिसको कहते हैं, जिसको अपन रियल वैल्यू ऑफ सीड भी कहते हैं, यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड भी कहते हैं, वो अपन अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। शायरी सुननी थी क्या? कौन सी सुनाई थी मैंने आज तक? कोई सुनाई क्या मैंने कभी? एक भी नहीं सुनाई? चलो ठीक है, एक आध सुनाते हैं। यहां पर अपन हम बात करें शायरी की। ठीक है, शायरी आपको कौन सी वाली सुनाए? चलो ठीक है, एक आजकल बड़ी पॉपुलर चल रही है, जिसने सुनाई उन्होंने तो बहुत अच्छे से सुनाई। मैं अगर अच्छे सुना दूं तो बहुत ही बढ़िया, और तो मजे आ जाए, लेकिन शायद आपको पसंद आएगी। आजकल बहुत अच्छी और आपके अकॉर्डिंग मोटिवेटिंग भी है और अच्छी भी है। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो नीर कहां तक जाएगा। ठीक है, नीर का वापिस से अपन बात करें, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, अरे खींच धनुष की डोर, निशानों साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। थैंक यू। ठीक है, अगली वाली जो अच्छी वाली आप जैसी उम्मीद कर रहे थे वो फिर कभी सुनाएंगे आपको। ओके।